हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनीका और रोहित का बेडरूम मारवा हाउस। अनीका रोहित की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह यह कहते हुए रोहित पर अगला वार करती है, मैं किसी कीमत पर उन्हें अपनी बेटी यहाँ से बाहर नहीं ले जाने दूंगी। जैसे ही अनीका वार करती है वैसे ही रोहित उसके हाथ को लॉक करके उसे घुमा देता है और पीछे की ओर से कमर से पकड़ लेता है। अब अनीका कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अब रोहित धीरे से उसके कान के पास आकर कहता है, तुम्हें अपनी माँ का गिफ्ट याद है या नहीं। रोहित के इतना कहने से पहले अनीका बड़ी ही फुर्ती से एक जोरदार कोहनी रोहित के पेट में रख चुकी थी, लेकिन यह सुनते ही अब वह थोड़ा रुक जाती है और फिर घूर कर रोहित की तरफ देखती है। रोहित पहले अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखता है और उसके बाद खुद को संभालते हुए अनीका के गुस्से से बचाव के लिए पोजीशन ले लेता है। फिर बिना एक पल की देरी किए आगे कहता है, मैं कब से यही बताना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं मजबूर था। अब अनीका अपने दोनों हाथ नीचे कर लेती है और फिर लंबी गहरी सांस लेती है। इसके बाद अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए रोहित को तेज लुक देती है और कहती है, मुझे पूरी बात बताओ। यह सुनकर और अनीका का जेस्चर देखकर रोहित भी अपने दोनों हाथ नीचे कर लेता है और उसके बाद अनीका से कहता है, पहले तुम बैठ जाओ। रोहित को बेहतर तरीके से पता था कि अनीका का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर है। वह नहीं चाहता था कि जो बात वह बताने वाला है उसके बाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वह अनीका से एक दो मुक्के और खाए। वह अच्छी तरह जानता था कि अनीका उनके बच्चों के बदले में वह रोहित को कितनी भी चोट पहुंचा ले वह कम ही है। अब अनीका रोहित की बात मानकर चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती है और बिना एक पल के लिए अपनी नज़रें हटाए उसकी ओर देखती रहती है। इसके बाद अपराध बोध से ग्रसित रोहित साथ में मौजूद दूसरे सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद विस्तार से सारी बात बता देता है। अब अपनी पूरी बात कहने के बाद वह अपराधी की तरह अनीका के सामने नीचे मुंह करके बैठ जाता है। रोहित के चुप हो जाने के बाद कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनीका समझ नहीं पा रही थी कि रोहित की कारगुजारी के लिए किस तरह की प्रतिक्रिया दे। वह उस पर गुस्सा हो या रोहित की वजह से समस्या का समाधान निकल आने के लिए खुश हो। अनीका बिना किसी हाव भाव के रोहित की तरफ देख रही थी। इसके बाद वह अपनी जगह से खड़ी होती है और कमरे में इधर से उधर कुछ सोचते हुए टहलने लगती है। करीब 2 मिनट गुजर जाने के बाद वह कहती है, अजीब मुसीबत है, ना अब इस बात को छुपाया जा सकता है और ना ही किसी को बताया जा सकता है। अब तुम ही बताओ कि इस विषय पर क्या किया जाए। रोहित छोटे बच्चे की तरह जवाब देते हुए कहता है, और किसी को नहीं, लेकिन एनी या कौटिल्य में से किसी एक की मदद ली जा सकती है। मैंने हमारी सिक्योरिटी टीम को पहले ही मना कर दिया है कि वह इस बारे में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं करेंगे। मुझे उस वक्त यही ठीक लगा कि जब तक तुम इस पर कोई डिसीजन नहीं ले लेती तब तक इस बात को गुप्त रखना ही ठीक होगा। अब अनीका रोहित की तरफ कुछ कदम बढ़ाते हुए कहती है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह तीनों घर से बाहर जाएं, लेकिन जाते हुए उन्हें रोक नहीं पाई। लेकिन तुम तो मना कर सकते थे। क्या ज़रूरत थी उन्हें इस माहौल में घर से बाहर भेजने की। तुम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो। रोहित एक बार फिर से चुपचाप डांट खाने लगता है। इस घटना के लिए वह पहले ही खुद को दोषी मान चुका था। अब अनीका आगे कहती है, अभी वह सिर्फ रिया को लेकर गए हैं। सोचो कि आर्यन और अलेक्जेंडर को भी साथ ले जाते, तब हम क्या करते, कैसे छुपाते तुम इस बात को। अब अनीका एक बार फिर से रोहित के पास सोफे पर बैठ जाती है और शांत होते हुए कहती है, हमें एनी और कौटिल्य दोनों की ज़रूरत होगी। मैं तुम्हें रिया की सभी डिवाइस की डिटेल देती हूँ, जिनसे हमें उन सभी के साथ साथ हमारी रिया की भी पल पल की खबर मिल सकती है। कौटिल्य की मदद से तुम उन्हें ट्रेस करो और उन पर निगाह रखो। मेरे पास एनी के लिए और भी कुछ ज़रूरी काम है।
इसके बाद वह अपना फ़ोन निकालती है और एनी के लिए एक मैसेज छोड़ देती है। इसके बाद फ़ोन को वापस रखते हुए रोहित की तरफ देखकर पूरे आत्मविश्वास और गुस्से से कहती है, उन्हें अपने किए का फल आज ही मिलेगा। आंख के बदले आंख उन्हें देनी ही होगी। अब रोहित कहता है, मतलब? अनिका जवाब देती है, मेरी बेटी के बदले उसका बेटा योगराज। रोहित कहता है, क्या इस वक्त यह करना ठीक होगा? कल ही तो आनंद सान्याल। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका बात को बीच में काटते हुए कहती है, उसे मैंने नहीं मारा। उसका शिकार दमयंती देवी ने किया है। उसे दमयंती देवी के लोगों ने मारा है। मेरा मतलब है कि दमयंती देवी की औरतों ने मारा है। यह सुनकर रोहित हैरानी से अनिका की तरफ देखता है। रोहित की हैरानी पर अनिका बात को स्पष्ट करते हुए कहती है, हाँ, आनंद सान्याल के ताल्लुकात दमयंती देवी तक थे। हैरानी की बात है कि जिसका खुद का बेटा एक बड़ा नेता है, वह किसी दूसरी पार्टी के नेता से काम क्यों लेगी? फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि दमयंती देवी की जासूस औरतों की वजह से जो पार्टी हाउस शमशान में बदल गया था, उसे खंडर में लक्ष्य ने बदला है। मरने से पहले आनंद सान्याल ने दमयंती देवी के खिलाफ काफ़ी सारी जानकारी एक पेन ड्राइव के जरिए हमारे लिए छोड़ी है, और बाकी सभी बातें हमें लक्ष्य से मिलने के बाद पता चल जाएंगी। मैं बस इतना ही जान पाई हूँ कि लक्ष्य जो दिखता है वह नहीं है। अब रोहित अनिका से कहता है, क्या यही वह बात है जो तुम मुझे बताने वाली थी? अनिका कहती है, हाँ, यही वह बात है, और वही सब मैं तुम्हें दिखाना भी चाहती थी जो मुझे वहाँ से मिला है। लेकिन अब हम इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें सीक्रेट अंडरग्राउंड जाना होगा। अब रोहित अनिका से कहता है, अनिका फिर से एक बार सोच लो। बीती रात और आज की घटना के बाद वह लोग खुद हमारे इंतज़ार में बैठे होंगे। उन्हें पूरा भरोसा होगा कि तुम वहाँ ज़रूर जाओगी। अनिका जवाब देती है, तुम चिंता मत करो। अगर आज मैं वहाँ नहीं गई तो हो सकता है कि बदला लेने या सबक सिखाने के लिए कल तक वहाँ कोई ना मिले। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। अनिका और रोहित दोनों साथ में सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वह दोनों प्रीति, भूमि और कौटिल्य के पास पहुंच जाते हैं। जब वह वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठे गहन चिंतन में लगे हुए थे। अनिका और रोहित को देखकर वह तीनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले भूमि अनिका से कहती है, तुम इतनी जल्दबाजी में किसका मुंह तोड़ने के लिए निकली थी? मैं कुछ पूछ रही थी, तुमने उसका भी जवाब नहीं दिया। अनिका मुस्कुराकर उसे जवाब देती है, हाँ, लेकिन मैं वहाँ अभी तक पहुँच नहीं पाई। फिलहाल यहाँ तुम्हें जवाब देने के लिए वापस आई हूँ, उसके बाद जाऊँगी। भूमि उत्साहित होते हुए पूछती है, किसका? नाम बताओ। अनिका जवाब देती है, और कौन? वही हमारे पसंदीदा दुश्मन। अनिका का ऐसा जवाब सुनकर भूमि के चेहरे पर फिर से चिंतन वाले भाव आ जाते हैं। अब वह कहती है, तुमसे सीधे जवाब की उम्मीद मैं कर भी कैसे सकती हूँ? तुम्हारे कारनामे पूरे हो जाने के बाद पता चलते हैं। अब प्रीति कहती है, अनिका दी, उन सभी के ब्लड की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। उनके ब्लड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जैसे दमयंती देवी के पहले भेजी गई औरतों के खून में थी। यह तीनों ही पूरी तरह सुरक्षित है, जिससे साफ पता चलता है कि यह सभी खास लोगों में शामिल है। यह उसकी सेना की आम सिपाही नहीं है। अब भूमि कहती है, खास लोगों के पास ही खास इंफॉर्मेशन होती है, इनसे हमें काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है। अनिका कहती है, तो फिर देर किस बात की है? अपने अपने काम पर लग जाओ। शायद तुम्हारे इस काम के लिए यह रात काफ़ी होगी। अनिका की इस बात पर भूमि बिना कुछ कहे गर्दन हाँ में हिला देती है। अब रोहित एक पेपर कौटिल्य की तरफ बढ़ा देता है। कौटिल्य उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसके बाद उसे देखने लगता है। कौटिल्य को यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि उसके हाथ में जो पेपर पर लिखे हुए अक्षर और अंक हैं वह क्या है। उन्हें देखने के बाद वह सवाल भरी निगाहों से रोहित की तरफ देखता है और उसके बाद अनिका की तरफ। अब अनिका भूमि और प्रीति की तरफ अपनी गर्दन हिलाकर कौटिल्य को अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहती है, इन दोनों के पास अभी बहुत काम है और यह दोनों अपने अपने उसी काम में बिजी रहेंगी। यहाँ अकेले अकेले तुम में बोरियत ना हो, इसका ख्याल रखना तो बनता ही है। तुम्हारे लिए नया काम है और इंटरेस्टिंग भी।
अब कौटिल्य एक नज़र पेपर की तरफ देखने के बाद दोबारा से चेहरा ऊपर करके कहता है, लेकिन हम किसे ट्रेस करने वाले हैं? अनिका कहती है, एक सरप्राइज तुम लेकर आए थे, दूसरा मैं तुम्हें दे रही हूँ, खुद देख लो। इतना कहने के बाद वह रोहित की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुरा देती है। इसके बाद भूमि की तरफ देखकर कहती है, इनमें से सबसे नाजुक कड़ी निपुण मीना है, सबसे पहले उसी से सच उगलवाने की कोशिश करना। फिर प्रीति की तरफ देखकर कहती है, तुम सौम्या से जानने की कोशिश करो कि क्यों वह मासूम बच्चों का खून पीती है। अगर ना बताए तो उसका खून पानी की तरह बहाओ, फिर वह अपना मुंह ज़रूर खोलेगी। इसके बाद सभी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम निपटाने हैं, मैं तुम सभी से बाद में आकर मिलूंगी। इतना कहने के बाद वह रोहित को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाती है। दमयंती देवी का किला। रुद्रमा देवी को अपने किले पर लौटे हुए काफ़ी समय हो चुका था। जब वह पहुंची तब रिया बेहोशी की हालत में थी। उस समय वहां मौजूद सिपाही डॉक्टर की टीम को रिया को सौंप देती है। जब रुद्रमा देवी वहां पहुंचती है तो खुद दमयंती देवी उसके स्वागत के लिए आकर खड़ी होती है, लेकिन अन्य किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देती। जब रुद्रमा देवी रिया को सौंपने के बाद दमयंती के पास पहुंचती है तो एक पल के लिए दमयंती देवी और रुद्रमा देवी दोनों एक दूसरे को खामोश होकर देखती रहती हैं। फिर दमयंती देवी कहती है, मुझे यकीन था कि तुम कभी असफल नहीं हो सकती। इसके बाद उसने डॉक्टर्स की टीम को निर्देश देते हुए कहा था, इसे होश में लेकर आओ, इसे अपनी माँ के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पता होगा जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बाकी अगर यह कुछ ना भी बता पाए तब भी यह खुद ही इतनी फ़ायदेमंद है कि इसके बदले में मैं जो मांगूंगी मुझे वह मिलेगा। बस इसे ज़िंदा रखना है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब मिलकर इतना ज़रूर कर पाओगे। यह सुनने के बाद वह सभी स्त्री सिपाही सिर झुकाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इन सब बातों को बीते हुए 2 घंटे से भी अधिक समय हो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। दमयंती देवी के किले में अंडरग्राउंड में मौजूद लैब में हलचल मची हुई थी। रिया का ब्लड सैंपल लिया जा चुका था, उस पर रिसर्च शुरू हो गई थी। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अब कहीं जाकर उन्हें सच पता चला था, और वह भी आधा अधूरा, जिसे समझना उन सभी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। सभी एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे।